नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक की, मोसाद। हम इसके सबसे दिलेर ऑपरेशनों और सबसे गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे। मोसाद एक ऐसा नाम जिसकी पहचान ही काफी है। इसे अक्सर किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस डरावनी नाम के पीछे आखिर है क्या? तो क्या ये सिर्फ हत्या और तबाही के लिए बनी है, या इसका कोई ऑफिशियल मकसद भी है? आखिर ये इजराइल की हिफाजत के लिए करती क्या है? देखिए, मोसाद सीधे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। सोचिए, इससे उसे देश के सबसे ऊंचे लेवल पर कितनी ताकत मिलती होगी। इसकी जिम्मेदारी है खुफिया जानकारी जमा करना, सीक्रेट ऑपरेशन चलाना और आतंकवाद से लड़ना। तो चलिए, इस पड़ताल में हम इस खुफिया संगठन की एक एक परत खोलते हैं, इसके इतिहास की गहराई में उतरते हैं, इसके कुछ सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशनों को देखते हैं और उन तरीकों को समझते हैं जिन्होंने इसे इतना खतरनाक और असरदार बना दिया है। अब मोसाद को ठीक से समझना है तो हमें उस वक्त में वापस चलना होगा जब इसका जन्म हुआ था। एक ऐसा दौर जब नया नया बना इजराइल अपने वजूद के लिए लड़ रहा था। तो मोसाद की जड़ें जुड़ी हैं हगाना से। ये एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्रिटिश राज में यहूदी कम्युनिटी की हिफाजत के लिए बनी थी। फिर 1949 में जब इजराइल बना तो प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने देश की अलग अलग खुफिया एजेंसीज को मिलाकर एक सेंट्रलाइज्ड और पावरफुल एजेंसी बनाई, और वही बनी मोसाद। और बनते ही मोसाद ने बदला लेने की एक ऐसी इमेज बना ली जो आज तक कायम है। और कोई भी ऑपरेशन इस बात को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड से बेहतर नहीं समझा सकता, जो इतिहास के सबसे लंबे और बेरहम बदले की कहानियों में से एक है। साल था 1972। म्यूनिख ओलंपिक्स में 11 इजरायली एथलीटों का कत्लेआम। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इजराइल ने ठान लिया कि वो बदला लेगा। प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर ने एक सीक्रेट मिशन को हरी झंडी दी। हमले के लिए जिम्मेदार हर एक शख्स को ढूंढो और खत्म कर दो। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये शिकार पूरे 2 दशकों तक चला। मोसाद के एजेंट्स ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक ब्लैक सितंबर और पीएलओ के सदस्यों को चुन चुनकर निशाना बनाया। दुनिया भर के दुश्मनों को एक सीधा संदेश दिया गया, इजराइल कभी नहीं भूलता। लेकिन मोसाद का काम सिर्फ हत्या करना नहीं है, ये दुनिया की सबसे चालाक जासूसी एजेंसियों में से एक है। धोखा, घुसपैठ और दिमागी खेल, इन सब में माहिर। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1965 का कुकुर्स केस। हर्बर्ट कुकुर्स, जिसे रीगा का जल्लाद भी कहते थे, एक नाजी था जो हजारों यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था। जंग के बाद वो साउथ अमेरिका भाग गया, तो मोसाद के एजेंट्स ने एक लंबा चौड़ा जाल बिछाया, एक बिजनेसमैन बनकर उससे दोस्ती की और उसे धोखे से उरुग्वे बुला लिया, जहां उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन जब बात मोसाद के एजेंट्स की होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, एली कोहेन। उनकी कहानी तो किसी फिल्म जैसी है कि कैसे एक अकेला एजेंट दुश्मन के घर में घुसकर इतिहास का रुख बदल सकता है। एली कोहेन ने कामिल अमीन थाबित नाम से एक अमीर सीरियन बिजनेसमैन की पहचान अपनाई, और इस पहचान के सहारे उन्होंने सीरिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट यानी सबसे बड़े लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। उन्होंने सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर तक से दोस्ती कर ली और देश के सबसे खुफिया मिलिट्री राजों तक पहुंच बना ली। कोहेन ने जो खुफिया जानकारी भेजी वो इतनी कीमती थी कि 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल की जीत में उसका बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि बाद में वो पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया, लेकिन जासूसी की दुनिया में उनका नाम आज भी एक लेजेंड की तरह लिया जाता है। लेकिन मोसाद के निशाने पर हमेशा बाहरी दुश्मन ही नहीं होते। तब क्या होता है जब खतरा घर के अंदर से ही आए, जब कोई अपना ही देश के सबसे बड़े राजों से गद्दारी कर दे। ये कहानी है मोर्डकाई वानुनु की, एक न्यूक्लियर टेक्नीशियन जिसने 1986 में ब्रिटिश मीडिया को इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बता दिया। अब उसे चुप कराने के लिए मोसाद ने अपना क्लासिक तरीका अपनाया, हनी ट्रैप। सिंडी कोड नेम वाली एक फीमेल एजेंट ने उसे अपने जाल में फंसाया, लंदन से रोम बुलाया और बस वहीं उसे दबोचकर वापस इजराइल ले आया गया। मोसाद सिर्फ छिपकर ही वार नहीं करता, कई बार उसे दिन के उजाले में भी बड़े और खतरनाक ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंथेबे रेस्क्यू। साल 1976 फिलिस्तीनी और जर्मन आतंकवादियों ने एयर फ्रांस की एक फ्लाइट हाईजैक कर ली और उसे युगांडा के एंथेबे एयरपोर्ट पर उतार दिया।
वहां का तानाशाह ईदी अमीन भी उन आतंकवादियों के साथ था। उन्होंने 100 से ज्यादा यहूदी और इजरायली लोगों को बंधक बना लिया और सबकी जान दांव पर लगी थी। पूरी दुनिया देख रही थी। सबको लग रहा था कि अब कोई मिलिट्री एक्शन मुमकिन नहीं है, लेकिन इजराइल ने एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजरायली कमांडो 2500 मील दूर युगांडा तक उड़कर जाएंगे, एयरपोर्ट पर धावा बोलेंगे और बंधकों को छुड़ा लाएंगे। ये एक नामुमकिन सा लगने वाला मिशन था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो अब आ जाते हैं आज के दौर में। दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन मोसाद की पहुंच और उसकी काबिलियत उतनी ही खतरनाक बनी हुई है। इसका एक उदाहरण देखिए। साल 2010 दुबई का एक लग्जरी होटल, हमास का हथियार सप्लायर महमूद अल मबूहा वहां ठहरा हुआ था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे किसी सर्जन की तरह सटीकता से अंजाम दिया गया। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुराने जासूसी के तरीकों का परफेक्ट मिक्स था। और इस ऑपरेशन का जो स्केल था वो सच में चौंकाने वाला था। 33 एजेंट्स की टीम और सब के सब अलग अलग पश्चिमी देशों के नकली पासपोर्ट पर आए थे। इसी वजह से वो बिना कोई सुराग छोड़े देश में आए और चले भी गए। ये टीम इतनी तेज थी कि जब तक दुबई पुलिस को ये पता चलता कि ये एक मर्डर है, तब तक वो लोग देश से बाहर निकल चुके थे। ये ऑपरेशन मोसाद की स्पीड और कोऑर्डिनेशन को तो दिखाता है, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल विवाद भी खड़ा हो गया था। बदले की कार्रवाई से लेकर जासूसी और हैरत अंगेज रेस्क्यू मिशन तक, मोसाद हमेशा साए में रहकर काम करता है, जहां सही और गलत की लाइन अक्सर धुंधली हो जाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है, और क्या मकसद को पूरा करने के लिए अपनाए गए रास्ते हमेशा सही होते हैं।